फॉर केमिस्ट्री क्लास। आइडियल गैस इक्वेशन के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर का आज हम लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड या फिर हम ये कहें कि डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर को स्टडी करेंगे। रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो काइनेटिक गैस थ्योरी के मॉलिक्यूल्स थे उनका आज करेक्शन भी किया जाएगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, that is deviation from the ideal behavior. So before we start, first we'll look after the kinetic gas theory of the molecular. तो यहाँ पर kinetic theory of gas क्या है इसको हम देखते हैं, assumptions को देखते हैं, इसके कुछ important points हैं। Let's discuss them कि kinetic theory ने किस तरीके से कुछ observations को बहुत अच्छे से समझाया था। जैसे कि सबसे पहले गैस के बारे में इसका ये कहना था कि गैस के सभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जितने भी बहुत लार्ज नंबर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब के सब बहुत टाइनी होते हैं और उन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि इनका कलेक्टिव ग्रुप होता है। इनकी एक रेंज होती है स्पीड की, और इनकी इस रेंज ऑफ स्पीड को जो है तरह तरह की स्पीड्स को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। इन सब की वैल्यूज को रेंज ऑफ स्पीड्स को नाम दिया गया है। और सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जो कि रियल गैस और आइडियल गैस के लिए डिफरेंस का काम करेगा वो ये कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस इटसेल्फ। अब इस लाइन का क्या मतलब है? सपोज एक कंटेनर है और इसमें कोई गैस फिल्ड है, तो गैस तो क्या करती है कि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, उसका नेचर है एक्सपेंड होने का, और जिस तरीके से वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर लेती है। अब सपोज आप इन सभी गैसेस को अगर कंप्रेस कर दे रहे हैं तो ये एक छोटे से पॉइंट्स में कलेक्ट हो जाएगी, यानी कि एक इतना पॉइंट का अमाउंट स्पेस होगी जो कि इस पूरे कंटेनर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इटसेल्फ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विथ ईच अदर इज परफेक्टली इलास्टिक। इस इलास्टिक शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहते हैं। मतलब कि अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि रैंडमली मोशन करते हैं और सपोज वो किसी कंटेनर में है, तो डेफिनेटली इनका मोशन तो हर समय कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और वो भी पूरे एंटायर रीजन में। तो इस तरीके से अगर ये मान लीजिए टकराते भी हैं तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। सपोज अगर आप एक कोई क्रिकेट की बॉल को अगर हिट करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो डिफ्लेक्ट करने के बाद रेस्ट में आ जाएगी। ऐसा गैस के मॉलिक्यूल के साथ नहीं होता है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल कंसिस्टेंटली हर समय टकराने के बाद यानी डिफ्लेक्शन के बाद भी अपने मोमेंटम को कंजर्व रखते हैं, यानी उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और इससे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। फिफ्थ पॉइंट जो कि थर्ड पॉइंट की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आगे करेक्शन करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट होगा इसलिए क्योंकि हम रियल गैस के लिए इक्वेशन बनाएंगे। और वो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता इस कंटेनर में, ठीक है, व्हेन इन द एक्सेप्ट व्हेन इन कांटेक्ट। तो यहाँ पर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है थ्योरी के अनुसार उसका कहना ये है कि ये गैस ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ना ही ये गैस के मॉलिक्यूल कंसिस्टेंटली लगातार या कंटिन्यूसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की स्टेट में होते हैं, ऐसा इस थ्योरी का कहना था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि ड्यूरेशन जो कॉलिजन का होता है वो काफी छोटा होता है इसमें, और सभी न्यूटन के लॉज ऑफ मैकेनिज्म इसमें फॉलो होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद इसमें और जो डेविएशन था वो क्या था। देखिए, डेविएशन के लिए सबसे पहले तो हमें रियल गैस के बारे में और आइडियल गैस के बारे में कुछ डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे। देखिए, आइडियल गैस वो होती है जो हर कंडीशन में आइडियल इक्वेशन को फॉलो करे। दैट मीन्स पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जो भी गैस इसको फॉलो करेगी वो आइडियल गैस कहलाएगी अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ऐसी कोई गैस है ही नहीं। नेचर में सभी गैसेस रियल होती हैं, कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हो, यानी रियल गैस वो होगी जो इसको फॉलो नहीं करेगी। या तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 या कुछ भी हो सकता है या लेस देन 1, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ द रियल गैस। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है। हालांकि हम आज में कुछ दो कंडीशंस ऐसी देखेंगे रियल गैस की जहां पर रियल गैसेस किसी खास कंडीशन में दैट इज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं।
तो कुछ गैसेस, ये सभी गैसेस जो हैं रियल गैसेस कहलाती हैं। और ये गैसेस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो भी गैसेस रियल गैसेस हैं ये इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं वाटर में, और इजीली इनको लिक्विफाई भी करना इजी होता है। तो ये आपके जैसे गैसेस CO2 हैं और या फिर SO2, अमोनिया, ये सभी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो बहुत बड़ा डेविएशन शो करती हैं, लाइक हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब एक वर्ड आता है डेविएशन, ये डेविएशन शब्द है क्या? तो चलिए इसको समझते हैं कि डेविएशन वर्ड का मीनिंग क्या है और यहाँ पर रियल गैसेस आइडियल गैस के अलग क्यों हैं। तो समझते हैं इस थ्योरी को। देखिए आपके सामने ग्राफ है और ये ग्राफ जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम जानते हैं कि अगर हम प्रेशर हाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम सपोज कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो गैस का वॉल्यूम सपोज ये V1 है, तो P1 प्रेशर में अगर ये V1 है और P2 प्रेशर करेंगे तो गैस का वॉल्यूम, जो कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है वो V2 हो जाएगा, जो कि V1 से कम है। तो यहाँ पर हम इसी बॉयल्स लॉ की हेल्प से ही जो ग्राफ रेडी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, उसकी स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कर्व आ रहा है वो दो कर्व बने हैं अलग अलग, जिसमें से आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो रियल गैस है वो कर्व इस आइडियल कर्व से कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन ये कर्व जो है लास्ट मोमेंट में, यानी इस पॉइंट पे जब आपका वॉल्यूम काफी बड़ा है और प्रेशर काफी लो है, ये लाइन एक दूसरे पर मर्ज होने जा रही हैं। तो यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि लो प्रेशर में कहीं ना कहीं रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अब सबसे बड़ी बात समझनी क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रियल, अगर आप ध्यान से देखेंगे रियल गैस का वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा है, ठीक है ना। ये वो पॉइंट है और यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर हम यहाँ से नीचे मेजर करें तो वॉल्यूम जो है वो रियल गैस का ज़्यादा आता है। तो जब वॉल्यूम जो है रियल गैस का आइडियल गैस से कंपैरिजन में ग्रेटर आएगा तो ये डेविएशन जो है पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। और ये पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है, अभी हम इसको और ज़्यादा डेप्थ में देखते हैं। और इस समय प्रेशर काफ़ी हाई है, ये भी आप देख लीजिए कि इस समय प्रेशर की वैल्यू काफ़ी हाई है, जिस समय वॉल्यूम जो है रियल गैस का वो आइडियल गैस से ज़्यादा है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जब लो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो लो प्रेशर की रेंज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है वो कम है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो रियल गैस है, सपोज ये आपकी रियल गैस आ रही थी, ये आपकी आइडियल गैस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है रियल गैस से ज़्यादा है। तो V आइडियल इज ग्रेटर देन V रियल एट लो प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम रियल जो है वो तो है हाई प्रेशर में, और वॉल्यूम जो आइडियल का है ग्रेटर वो है लो प्रेशर में, ठीक है। और इस डेविएशन को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब समझने वाली क्या बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए काइनेटिक थ्योरी में अभी अभी ये बोला कि भाई गैस को कंप्रेस किया जा सकता है बहुत हाई, यानी गैस का कोई अपना वॉल्यूम होता नहीं है। यानी अगर आपका पूरे कंटेनर में गैस एक्सपेंडेड है तो आप उसको एक पॉइंट के बराबर स्पेस में ला करके उसको रख सकते हैं। यानी अगर मैं हाई प्रेशर अप्लाई करूं तो ये सारे के सारे गैस के पार्टिकल जो हैं या मॉलिक्यूल जो हैं वो एक छोटे से रीजन में आ जाएंगे, जिसका वॉल्यूम इस पूरे कंपैरिजन में, कंटेनर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन रियल गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस के केस में अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ रियल गैस के लिए ये बोला जाता है कि गैसेस जो होती हैं वो एक हार्ड स्फीयर की बनी होती हैं, और इन हार्ड स्फीयर की जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, अगर आप इनको कंप्रेस भी करना चाहेंगे तो ये एक रीजन में आएंगे जहां पर वो रीजन जो है नेग्लिजिबल नहीं होता है, मतलब कि वो एक ऑक्यूपाइड रीजन है। आप इसको इजीली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर हम इसमें हाई प्रेशर लगाएं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो टोटल कंटेनर के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है गैस का, ये एक मतलब कि हम इसको मेजरेबल है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जबकि हमने काइनेटिक थ्योरी में देखा कि गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है। एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइंड हुआ कि जितनी भी रियल गैसेस हैं, ठीक है, उनको आप एक समय के बाद कंप्रेस कर नहीं सकते। अगर आप फर्दर कंप्रेशन करने लग जाएंगे बहुत हाई, तो ये हार्ड स्फीयर के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करते हैं और अपने वॉल्यूम को कंटेन करते हैं। यानी जितना भी वॉल्यूम उनको मिला है, ऑक्यूपाइड है, ये वॉल्यूम कंसिडरेबल वॉल्यूम है। तो आपने देखा जब हाई प्रेशर लगाया
तो रियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ हाई प्रेशर देखेंगे, ठीक है, ये हाई प्रेशर है सपोज, और ये जब गैस को हाई प्रेशर लगाया गया तो गैस का जो अपना वॉल्यूम है वो काफ़ी छोटा आया, यानी नेग्लिजिबल, और रियल गैस का एक कंपेरेबल वॉल्यूम आया, यानी हम इजीली इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा हाई प्रेशर में रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो डेविएशन पॉजिटिव है उसका मीनिंग यही है कि जब हम हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो जितना सॉलिड स्टेट में होते हैं उतने ही एक फोर्स जनरेट करते हैं, यानी अगर हम किसी सॉलिड को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं हो सकता, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इनकी स्टेज भी कुछ वैसे ही पहुंच जाती है कि इनकम्प्रेसिबल फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ से फिर रिपल्सिव फोर्स जनरेट करने लग जाते हैं। तो यही डेविएशन आपका पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन क्या है कि नेगेटिव डेविएशन में जब बिल्कुल ही लो प्रेशर किया जाता है तो वहां केस में आप आइडियल वॉल्यूम को क्या है ज्यादा कंसीडर किया जाता है, वहां पर आइडियल का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। चलिए इसके बारे में हम ये समझ गए कि किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कब ज्यादा होगा और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कब ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है बॉयल्स लॉ की, ये आइसोथर्मल होती है, यानी जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है। नाउ लेट्स सी द अदर मीनिंग। इस ग्राफ के हम और एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर का एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखिए इसमें दो तीन तरह के अलग अलग तरह की यहाँ पर गैसेस को शो किया गया है। अब ये गैसेस के लिए जो ये प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यहाँ कुछ गैसेस जो हैं आपकी, ये आइडियल लाइन है, क्योंकि हम जानते हैं आइडियल लाइन में ये पीवी का जो ग्राफ है जो प्रेशर के मेजरेबल में वो एक कांस्टेंट होता है। तो ये जो लाइन जा रही है ये आइडियल गैस की लाइन है, और जो लाइंस आइडियल गैस से ऊपर हैं लाइक हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपकी रियल गैसेस हैं। रियल गैसेस यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 भी है, लेकिन आप इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पर कंडीशन हमारे एटम अलग अलग गैस के नेचर की है। जब आपने हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन का ग्राफ डायरेक्ट आइडियल गैस के ऊपर से स्टार्ट हो गया है, और ये जो पार्ट है इसका, यही पार्ट आपका नेगेटिव यानी सॉरी पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है नेगेटिव डेविएशन। ये वो पार्ट है जहां पर आप ये देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपल्सिव स्टेट में ज्यादा है कंपैरिजन टू अट्रैक्टिव। लेकिन ये जो रीजन है जहां पर गैस जो है आइडियल से नीचे जा रही है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथेन, इन गैस के बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन क्यों हुआ, तो क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूल कंप्रेसिबल है, तो जब तक इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस इसके पीछे रीजन है ना। तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पर जो है वो काम करते हैं अपना, जिससे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये अट्रैक्शन भी एक लिमिट के बाद आप देख रहे हो राइज कर रहा है, यानी एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है डोमिनेंट होने के बजाय वीक होने लगता है और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है। और आप देख रहे हो जब एक्सट्रीम हाई प्रेशर लगाया जाता है, यानी प्रेशर की एक पॉइंट ऐसी जहां पर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रेशर से आगे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये लाइन आइडियल गैस से ऊपर जा चुकी है, और आइडियल गैस से ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने लग गया है। और जैसे जैसे प्रेशर हाई लगाया जाता है वैसे वैसे हम यही देखते हैं कि इसमें अब रिपल्सिव फोर्सेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि इसको नेगेटिव डेविएशन से पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं। नाउ देयर इज अनदर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडियल गैस और इसमें यही पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, इस ये जो ग्राफ है ये एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही है। अगर हम इसी के ग्राफ को देखें, जैसे यहाँ देखिएगा, अगर हम इस राइट वाले में देखें तो ये जो आइडियल गैस है, ठीक है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा डेप्थ में जा रही है लो प्रेशर में, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल का। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है गैस का अपना ग्राफ राइज हो रहा है और वो सीधे जो है पॉजिटिव डेविएशन के एरिया में जा रही है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डेविएशन आया कैसे, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हमें इसके बीच में एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जैसे ग्राफ आपने अभी देखा था पीछे, प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीवी अपॉन एनआरटी, यानी जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है,
यहाँ पर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टर्म यूज करते हैं। देखिए ये जो है हमारे पास ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है। पीवी अपॉन एनआरटी को हम जेड से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना। जैसे आप समझ सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू आर टी है और 1 मोल की गैस है तो एन की वैल्यू 1 रखी है, तो पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू को जेड बोल देते हैं। अब ये जेड की वैल्यू अगर 1 आती है, यानी पीवी और आर टी दोनों बराबर हैं, पीवी एंड आर टी बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब यही है कि ये आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है और ये आइडियल गैस की लाइन है जो स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है, दिस वन। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा कि पीवी इज इक्वल टू अगर एनआरटी हो तो ये लाइन आइडियल होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम है और आरटी है, इनका रेशियो जो है वो जेड से बड़ा भी आ सकता है और जेड से कम, यानी 1 से कम भी आ सकता है। यानी 1 से अगर ऊपर है तो ये पार्ट आपका कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन, और अगर 1 से कम है तो ये पार्ट आपका कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन है वो डिफरेंशिएट किया जाता है जेड के टर्म में, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जेड है हमारा वो जरूरी नहीं है कि हर बार पीवी अपॉन आर टी के बराबर आए। ठीक है, हम समझ गए कि जेड की वैल्यू जो है वो होती है वी रियल। ठीक है, ये रेशियो के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल के। ठीक है, ये आपका आइडियल है। तो यहाँ से हमें रियल वॉल्यूम के लिए, अब आइडियल वॉल्यूम के लिए तो हम फॉर्मूला भी है हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो कैलकुलेट भी किया जा सकता है। लेकिन वी रियल जो है वो आपको जो है मेजर्ड दिया जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल होगा, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है और अगर ये वैल्यू 1 आ जाती है, तब हम बोलेंगे कि भाई ये पी वी और जेड, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 हो गई तो आर टी इक्वल हो गए। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि कैसे वी रियल और वी आइडियल अलग अलग कंडीशन में अनइक्वल थे। यानी एक समय में वॉल्यूम रियल का गैस का ज्यादा था वॉल्यूम आइडियल के, है ना। और ये कब था, आप देख सकते हो हाई प्रेशर में। जिस समय हाई प्रेशर लगाया था उस समय वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस ज्यादा है, और जिस समय लो प्रेशर लगा रहे हैं तो उस समय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है वो ज्यादा है। देखिए इसके बीच में भी एक पीछे भी रीजन है, मैं पहले इसका बताना जो रह गया था कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा क्यों है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि काइनेटिक थ्योरी के अनुसार हमारे पास एक पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर और द कंटेनर एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूल जो है आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करते, यानी अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो किसी मॉलिक्यूल को दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही रिपल्सिव करते हैं ना ही अट्रैक्शन करते हैं। लेकिन रियल गैस तो करती है। रियल गैस के बीच में तो क्या होता है, अट्रैक्शन नेचर भी है। इसका रीजन यही है कि हमारे आसपास जितनी भी गैसेस हैं सब कलेक्टिव फॉर्म में, ग्रुप में है, और हम जानते हैं कि इसमें कुछ वीक वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं, जिनको जिससे ये आसपास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं। तो अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो और प्रेशर बहुत लो हो, यानी प्रेशर काफी कम हो, ठीक है, इसके आसपास हो, तो प्रेशर कम होने के कारण क्या हो कि मॉलिक्यूल के बीच में तो कोई अट्रैक्शन हो ना, ऐसा रियल गैस में, लेकिन वॉल्यूम सॉरी आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैस में तो अट्रैक्शन होता है, तो जिससे उनका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट है यानी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कब कौन सी कंडीशन है, जब हाई प्रेशर है तब वॉल्यूम आपका क्या है, रियल गैस का ज्यादा है, और जब लो प्रेशर है, लो प्रेशर, तब आपके वॉल्यूम आइडियल गैस का ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। अब ये वैल्यूज जो जेड, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोल रहे हैं, जेड जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ये है आपका रियल गैस और आइडियल गैस के रेशियो के बराबर। अब हमने ये समझना है कि भाई जब हाई प्रेशर होगा तब रियल गैस की वैल्यू जो होगी वो अलग होगी और वॉल्यूम ऑफ जो आइडियल गैस है वो डिफरेंट होगा, है ना। तो अब ये समझ में आता है लो प्रेशर में वॉल्यूम आइडियल है, यानी रियल गैस के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है रियल गैस के कंपैरिजन में यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी अट्रैक्ट होने की वजह से गैस कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन हाई प्रेशर में क्या है कि जब मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर के हैं, बहुत पास पास हैं, और आप हाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होने लग जाएगा और गैस जो है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो इस केस में गैस आपकी एक्सपेंड करेगी। तो यही इनका मीनिंग है।
एक तरफ गैस एक्सपेंड वाली लाइन है तो दूसरी तरफ गैस की कंप्रेस वाली लाइन है। तो यहाँ पर ये जो बीच में आइडल गैस दोनों को डिवाइड कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव में, यहाँ पर गैस ने एक्सपेंड करना है, ये एक्सपेंड नेचर रहेगा कंटिन्यूसली, और यहाँ पर जो नेचर है वो कंप्रेस वाला रहेगा। तो कुछ गैसेस जो नेचर से ही, जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फिर भी थोड़ा बहुत डेविएशन कर रहा है नेगेटिव की तरफ, यानी इसमें कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन एक समय बाद जब प्रेशर आप 200 एटमॉस्फेरिक का लगाते हैं, देख सकते हैं रीडिंग, उसके बाद गैस भी जो है हार्ड स्फीयर्स के गैस के मॉलिक्यूल के वो रिपल्सिव स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं हमारे पास लाइक मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक्सट्रीम हाई प्रेशर लगाने के बाद भी अराउंड 200 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें कंप्रेशन हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक समय बाद ये जो CH4 की लाइन है, ये लाइन भी 400 pm के बाद कंप्रेस के बजाय एक्सपेंड करती है, एंड अराउंड 500 के बाद CO2 गैस भी एक्सपेंड करने लग जाती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब यहां पर से हम ये समझते हैं कि ऐसा डेविएशन आइडल बिहेवियर से ये आया क्यों, मतलब कि गैस यहाँ पर रियल गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है और नेगेटिव डेविएशन भी शो हो रहा है। सो नाउ लेट्स सी द फर्दर कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडल बिहेवियर। कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर से पहले ये समझ लीजिए, एक्सट्रीम हाई प्रेशर में अगर आप देखें, लो प्रेशर में अराउंड यहाँ पर, ठीक है ना, तो अराउंड लो प्रेशर में तो गैस जो है थोड़ी बहुत रियल गैसेस जो हैं वो आइडल की तरह बिहेव कर सकती हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है। और अगर यही ग्राफ अलग टेम्परेचर में बनाया जाए रियल गैस का, ठीक है, और ये टेम्परेचर अगर T2 हो, तो ये कर्व जो है आपका धीरे धीरे राइज करने लग जाएगा, यानी हमें ये देखने को मिलता है कि आइडल गैस के बहुत क्लोज है। क्या पता कोई टेम्परेचर T3 हो जिसमें ये लगभग इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए जाए। तो एक्सट्रीम लो प्रेशर पे आइडल की तरह बिहेव करती है और एक्सट्रीम हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे ये रियल गैस आइडल बन जाती है। नाउ लेट्स सी अबाउट द कॉज ऑफ डेविएशन, कि कॉज ऑफ डेविएशन है क्या इसमें। तो देखिए, हम जानते हैं कि रियल गैस तो फॉलो PV इज इक्वल टू NRT नहीं करती है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कॉजेस, ये कॉज ऑफ डेविएशन। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the gas. So first point is volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. और सेकेंड है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। अब देखिए, ये आइडल गैस के लिए तो बिल्कुल फॉलो करता है। आइडल गैस के लिए तो हम जानते हैं यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT होगा, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं। सो हम जानते हैं आइडल के लिए PV इज इक्वल टू NRT है। तो आइडल गैस के हिसाब से किसी भी कंटेनर है, सपोज मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जैसे कि एक ये आइडल गैस है और यहाँ हमारी कुछ रियल गैसेस रखी हैं। अब आइडल गैस की जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर रखें, इनका तो कोई वॉल्यूम है नहीं, जैसा कि ये पॉइंट लिखा गया है। और यहाँ जो रियल गैस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्फेयर के बने, यानी इनको हम नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये भी कहा जा सकता है कि छोटे सी बहुत पॉइंट जगह इन्होंने स्पेस ली है आइडल गैस में, ठीक है। दिस इज द आइडल गैस कंटेनर एंड दिस इज रियल गैस कंटेनर। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, हम ये कह सकते हैं कि पूरे वॉल्यूम कंटेनर के इक्वल है, यानी जितना भी गैस का जो अपना वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो गैस ने ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के इक्वल है ही नहीं, है ना। तो ये इसलिए भी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो गैस के वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो नेग्लेक्ट या इग्नोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जितना वॉल्यूम इसके पास अप्लाई है उतना यहाँ इसके पास अप्लाई अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए दोनों को अगर हम कंप्रेस करते हैं और ये गैस तो यहाँ की बहुत छोटे से पॉइंट एरिया में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम
इज नेग्लिजिबल, जैसा कि ऊपर लाइन में लिखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस में, नेग्लिजिबल। ठीक है, लेकिन जब यहां आप हाई प्रेशर लगाएंगे तो हाई प्रेशर लगाने के बाद गैस आपके इस रीजन में तो कम से कम आ जाएगी। सपोज गैस के जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये इस पोर्शन में कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेंगे हाई प्रेशर में। अब यहाँ जो वॉल्यूम है गैस का वो टोटल वॉल्यूम था अवेलेबल, यानी पूरे कंटेनर के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो गैस के पास वो रीजन नहीं है जहां पर वो खुद है, यानी अगर गैस को इजीली पूरे वॉल्यूम रीजन में, पूरे रीजन में घूमना है, यहाँ पर जो है मोशन करना है, तो उनके पास ये अवेलेबल वॉल्यूम है, दिस मच वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर देम। ठीक है, क्योंकि खुद भी उन्होंने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ये वहां पर तो नहीं जा सकते ना जहां पर खुद हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनके गैस के वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन इक्वल नहीं मान रहे, हम तो कह रहे नॉट इक्वल टू है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी स्पेस अवेलेबल है केवल उतनी ही स्पेस में गैस ट्रेवल कर सकती है, उस एरिया में नहीं जा सकती जहां पर खुद वो ऑक्यूपाई कर रही हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है। बट यहाँ हम कह रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम कंप्लीटली नेग्लिजिबल है, यानी उनके वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं है, जो भी उनके पास जगह है वो पूरी जगह बची है, खुद का तो कोई वॉल्यूम है नहीं, कंटेनर का ही वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का, रियल गैस के केस में जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो उसके लिए अवेलेबल है वो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि जहां पर खुद होंगे वहां पर तो वो इजीली ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनका वॉल्यूम को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि 1 मोल लिया है तो 1 मोल के लिए हम इसको यहाँ पर v वॉल्यूम, हम एवोगैड्रो इज इक्वल टू, हम जानते हैं एवोगैड्रो लॉ कहता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा मोल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। यहीं अगर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल के बजाय यहाँ पर 10 होते तो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होती। तो यहाँ पर हम इस v जो गैस का वॉल्यूम है उसको हम लिख सकते हैं v माइनस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस एवोगैड्रो के अनुसार v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और v इज इक्वल टू एन बी है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू b। तो b जो है यहाँ पर, ठीक है, ये एवोगैड्रो लॉ के थ्रू, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा ये स्पेस कवर करेंगे और उतनी कम स्पेस इनके पास अवेलेबल होगी फॉर डूइंग द मोशन। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n है और नंबर ऑफ मोल अगर हम 1 लेते हैं तो v इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो vg है, यानी एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस के लिए अवेलेबल है वो कंटेनर के वॉल्यूम में माइनस b है। इस b को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ठीक है, ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर हम ये कह सकते हैं और को वॉल्यूम भी इसको लिख सकते हैं। तो हम देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू जनरल के लिए, किसी भी जनरल मोल के लिए Vg इज इक्वल टू V माइनस एन बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये करेक्शन हुआ है वॉल्यूम में फॉर रियल गैस। तो जो लॉ के अनुसार, थ्योरी के अनुसार जो पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज नेग्लिजिबल, वो रियल गैस में तो अवेलेबल नहीं है। यानी अगर हमारे पास रियल गैस में वॉल्यूम V है, आइडियल गैस में वॉल्यूम V है, तो रियल गैस में वॉल्यूम जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, V माइनस एन बी हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B, यहाँ पर सिग्निफिकेंस B का क्या है। देखिए B का सिग्निफिकेंस देखें तो अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो ये हो जाएगी V इज इक्वल टू एन बी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू V अपॉन एन। V मतलब हो गया वॉल्यूम लीटर और N मतलब हो गया मोल्स। तो यहाँ पर B जो है उसका मतलब हुआ कि ये है लीटर मोल इनवर्स। नाउ ये जो लीटर मोल इनवर्स है ये इसकी यूनिट है B की। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ B। और B का सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सिग्निफिकेंस यही है कि जितना बड़ा वॉल्यूम होगा ये जितनी ज्यादा गैसेस होंगी, जितना बड़ा साइज होगा ये उतनी ज्यादा स्पेस घेरेगा। यानी अगर मान लीजिए ये साइज है और उसके बजाय अगर हम ये वाले साइज के मॉलिक्यूल लें तो ये तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल ऑक्यूपाइड करेंगे।
तब V माइनस एनबी की जो वैल्यू आएगी, जो Vg आएगी, एक्चुअल वॉल्यूम आएगा गैस का, वो तो कम आएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस यही है कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज गैस का उतनी ज्यादा ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है और उतना ही ज्यादा इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, और V माइनस एनबी की वैल्यू Vg जो है और उतनी ही ज्यादा कम आएगी। नाउ लेट्स सी, दिस इज द वन करेक्शन। ठीक है, लेट्स सी द अदर करेक्शन हियर। देखिए दूसरा थ्योरी ये थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन गैसेस के बीच में जो है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करें आइडियल गैस और रियल गैस का, तो सपोज यहाँ पर ये एक वॉल है, वॉल ऑफ द कंटेनर है, और इस वॉल ऑफ द कंटेनर में कोई गैस का मॉलिक्यूल जो है वो एक फुल फोर्स से स्पीड से आने के इसमें टकराने वाला है, और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज ये ए मॉलिक्यूल है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके बगल में ही है जस्ट नेक्स्ट में बी, तो ये बी वॉल्यूम, so this B molecule will no longer be attracting or doing the repulsion towards the A। तो यहाँ पर इस A में कोई भी ना अट्रैक्शन किया जाएगा, ना ही इस B मॉलिक्यूल के द्वारा इसी में कोई रिपल्शन किया जाएगा। तो जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आएगा पर यूनिट एरिया, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो एक फुल फोर्स से एक्सर्ट होने वाली चीज यहाँ पर है। सो दिस इज द केस ऑफ द आइडियल। तो इसीलिए यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT फॉलो होगा। तो अब हम देखते हैं कि रियल गैस के कंपैरिजन में ये चीज कैसे काम करती है। तो रियल गैस के लिए अगर हम बात करें, सपोज यही मॉलिक्यूल हमारे पास कोई A है और इसके आसपास में कोई B है, तो रियल गैस में तो ऐसा है नहीं। तो रियल गैस में तो यहाँ पर या तो गैस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्शन करेंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल मान लीजिए इस इम्पैक्ट करने जा रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया से, तो यहाँ पर इसका वो प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू द आइडियल गैस, है ना। तो जितना इम्पैक्ट से आइडियल गैस कर रही है वॉल में, उतने इम्पैक्ट से ये ए मॉलिक्यूल नहीं कर पाएगा। रीजन कि ये जो बी मॉलिक्यूल हैं, ये बी मॉलिक्यूल यानी उसी के जैसे हमने जस्ट नाम दिया हुआ है, क्योंकि गैस तो सब एक है, एक ही है। तो ये जो बी गैसेस के मॉलिक्यूल हैं ये कंटिन्यूसली अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना, इसके सराउंडिंग में। और जब अट्रैक्शन करेंगे तो इसका फोर्स ऑफ इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी इसका प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो आइडियल के कंपैरिजन में देखा जाए कि प्रेशर ऑफ आइडियल जो है वो रियल से ज्यादा आया है, वो रियल से ज्यादा आया है। तो यानी ये जो रियल के लिए प्रेशर है, ये कहना कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कहना रॉन्ग होगा इन द केस ऑफ रियल गैस। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर ऐसे केस में जो प्रेशर ऑफ द गैस है ना, तो प्रेशर ऑफ द गैस वो एक्चुअल में इस प्रेशर P, जो ये जिस फोर्स से ए मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है वो प्रेशर, और इसमें एक एक्सटर्नल यानी जो इसमें इंटरनल प्रेशर लग रहा है गैस के मॉलिक्यूल के थ्रू, वो भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो गैस का इंटरनल प्रेशर वो क्या है, रिड्यूस्ड प्रेशर। अब जब गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर कंटिन्यूसली फोर्स लगाएगा तो एक रिड्यूस्ड प्रेशर लगाएगा। तो हमें तो ये देखना है कि यहाँ पर इसमें एक इंटरनल प्रेशर जो है वो भी गैस के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे पे एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर वो प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से जो है इंटरनली बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटरनल भी तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना। हमारे हिसाब से तो हम तो टोटल प्रेशर देखते हैं, हम तो टोटल प्रेशर गैस का देखते हैं, लेकिन एक प्रेशर से तो गैस एक्सर्ट कर रही है, दूसरे प्रेशर से तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरनली क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर P है एक्चुअल में क्या है, वो गैस का जो खुद के मॉलिक्यूल के लिए लग रहा है, और ये चीजें किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी। तो जो जिस प्रेशर से एक्सर्ट कर रहा है वो प्रेशर प्लस इंटरनल अट्रैक्शन का जो प्रेशर लग रहा है उसके सम के बराबर यहाँ पर टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर गैस का यहाँ पर P प्लस P इंटरनल होगा। नाउ जो इंटरनल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो इंटरनल प्रेशर है वो जितने भी, अब क्योंकि सारे गैस के मॉलिक्यूल तो ए ही हैं या एक ही टाइप के, जैसे ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन ही होगा, ये तो हमने जस्ट नेम दे दिया ए और बी, है ना। तो जितना इंटरनल प्रेशर यहाँ पर ए के लिए लग रहा है वो असल में ए और बी दोनों के लिए ही अप्लाई होगा, है ना। जब बी इसको एक्सर्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ए भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये बी भी तो कहीं इंपैक्ट करने जा रहा होगा। सपोज ये बी मॉलिक्यूल भी अगर इंपैक्ट करने जा रहा है, तो एट द सेम टाइम
वही जो ए मॉलिक्यूल था या कोई दूसरा ए मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए भी इंटरनल प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनल प्रेशर इन दोनों के मोल के बराबर आ जाएगा, यानी ठीक है। तो ए इंटू बी के बराबर आएगा। तो जहां पर ए इंटू बी इन दोनों के लिए क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, ठीक है, एन बाय वी के बराबर। यानी जो पी इंटरनल है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ए और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बी। बी और ए क्या है, एक नंबर्स हैं, ये गैस है। तो जितने भी गैसेस होंगी ए वाली या जितने भी गैसेस होंगी बी, हालांकि सब एक ही हैं, हमने जस्ट नेम दिया हुआ है, एक तरह की मॉलिक्यूल को ए, दूसरे तरह की मॉलिक्यूल को बी, ठीक है। तो जितना प्रेशर यहाँ पर ए इंपैक्ट करने जा रहा है, बी उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इंटरनल प्रेशर यहाँ भी लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर बी यहाँ पर एक्सर्ट करने जा रहा है, तो एट द सेम टाइम इंटरनल प्रेशर इसकी तरफ से भी अट्रैक्ट होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों तरह के ए और बी के कैटेगरी, यानी एन बाई वी और एन बाई वी के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी इंटरनल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर वी स्क्वायर। और यहाँ पर पी इंटरनल प्रेशर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर हो गया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है पी गैस, यानी जो टोटल प्रेशर आया है गैस का, दैट इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। नाउ वन मोर थिंग है कि इसमें यूनिट ऑफ ए क्या है, तो यूनिट ऑफ ए को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जहां पर प्रेशर को हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर में, और ए इंटू मोल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम के लिए लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। और इसके अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये सिग्निफिकेंस बताएगा कि जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इसमें इंटरनल फोर्स होगा, है ना। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये वैल्यू उतनी ज्यादा क्या है, बढ़ती जाएगी। तो ये कैसे होगा, जो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर गैस है, ठीक है, जैसे कि SO2 है, और वहीं पर ही कोई पोलर दूसरी गैस है जिसका नाम है CH4 मीथेन, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन जो है वीक होगा, कम होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली कोवलेंट नेचर की हैं, और ये आपकी पोलर गैसेस हैं। तो पोलर गैसेस के बीच में जो है ए की वैल्यू स्ट्रॉन्ग आएगी, तो इंटरनली इनका जो प्रेशर पी है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम देखें, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है वी गैस इज इक्वल टू वी माइनस एन बी, और प्रेशर जो है हमारे पास पी गैस का टोटल प्रेशर पी जी, दैट इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सिंस हमें पता है कि रियल गैस के लिए पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पर ये वैल्यूज प्रेशर की और वॉल्यूम की जो वैल्यूज हैं कि भाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो प्रेशर सब जगह एक होगा, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कैसे किया जा सकता है, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। तो ये बन जाएगा, ये बनेगा P की जगह हम लिखेंगे P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और वॉल्यूम V की जगह आ जाएगा V माइनस एन बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू एन आर टी। ये रियल गैस के लिए एक अप्लाइड फॉर्मूला होगा, एंड दिस इज नोन एज वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन। इसी को हम बोलेंगे वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो स्कूल में भी बहुत पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं। सो आई होप आपको करेक्शन जो है ये समझ में आया होगा, वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। सिग्निफिकेंस भी समझ में आए होंगे। सिग्निफिकेंस इसका यही है, ए का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और बी का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये गैस का डेविएशन और वंडरवॉल गैस इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।